नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी के साथ। तो दोस्तों, हमारे साथ आज मौजूद है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। स्वागत करती हूँ सर मैं आपका बहुत बहुत। नमस्कार मैडम। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हरित क्रांति के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि ये जो एग्रीकल्चर या खेती जिसे हम कहेंगे परसों से चलती आ रही है, और साथ ही साथ इसका कुछ ना कुछ प्रतिशत हमारी जीडीपी को भी जाता है। तो सर, हरित क्रांति के बारे में बताइए। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं उस विषय के आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। आज जो चर्चा का विषय है वह है भारत में हरित क्रांति। बात जब हरित क्रांति की हो रही है तो आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे वे कौन से कारण थे जिनसे भारत में हरित क्रांति की अवधारणा का विकास हुआ, इसके क्या उद्देश्य थे, यह योजना अपने उद्देश्यों में कितनी सफल रही और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। देखिए, हरित क्रांति का अर्थ है कि देश में खाद्यान्नों की फसलों पर आत्मनिर्भर बनना। आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो मैं आपको बता दूं कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है और इसकी शुरुआत सन 1950 के दशक में हुई। वहीं भारत में इस क्रांति को लाने का श्रेय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 के आसपास हुई, यानी 65 से लेकर 68 के बीच में। जैसा कि आप लोग इस बात से परिचित हैं कि भारत साल 1947 में आज़ाद हुआ और इसके तुरंत बाद भारत को दो देशों के साथ युद्ध में उलझना पड़ा। इसके साथ ही भारत में अशिक्षा, बेरोजगारी, कृषि साधनों का उन्नत ना होना आदि कुछ ऐसे कारण थे जिससे भारत में खाद्यान्न की आपूर्ति उसकी जनसंख्या के हिसाब से नहीं हो पा रही थी। अर्थात भारत अपनी खाद्यान्न की आवश्यकता पूर्ति के लिए अन्य देशों की मदद पर निर्भर था। यहीं से तत्कालीन प्रधानमंत्री ने स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कृषि समिति का गठन किया जिसे भारत में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित किया गया था। आगे स्वामीनाथन ने मैक्सिको के एक वैज्ञानिक बोरलॉग के साथ मिलकर भारत में HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ फसलों के बीजों को विकसित किया। और अगर हम थोड़ा और विस्तार से इसके बारे में बात करें तो भारत के तत्कालीन कृषि एवं खाद्य मंत्री बाबू जगजीवन राम हरित क्रांति के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश पर हरित क्रांति को संचालित किया। और जब शुरू की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि मतलब शुरू में स्टार्टिंग में बिल्कुल जब हम फसलों की बात कर रहे थे तो सिर्फ गेहूं और चावल पर ही हमने इस पर काम किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हाई यील्डिंग वैराइटीज़ गेहूं की डेवलप कर सकें अपने देश में, ताकि भुखमरी से बचा जा सके। और इसकी शुरुआत हमने भारत के अंदर पश्चिमी प्रदेशों से करी। इसका एक प्रमुख कारण था कि पश्चिमी प्रदेशों में जो खेतों के आकार थे, यानी जोतों के आकार जो थे वो काफ़ी बड़े थे। यहाँ पे जो साधन थे सिंचाई की वो बहुत अच्छे थे, इसलिए हमने इसको पश्चिमी प्रदेशों में सबसे पहले शुरुआत करी। और इसमें पंतनगर विश्वविद्यालय जो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय था जो 1960 में बना, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा और पंतनगर विश्वविद्यालय को ही हरित क्रांति की जन्मस्थली माना जाता है। इसमें आपको अब बताएंगे हम कि हरित क्रांति के मतलब उद्देश्य क्या थे। भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य था। भुखमरी की समस्याओं को दूर करना इसका एक उद्देश्य था। समग्र ग्रामीण कृषि का विकास करना, कच्चे माल की पूर्ति भारत से ही हो सके इसके लिए हमें प्रयास करना मुख्य उद्देश्य थे। और हम जब कच्चा माल हम भारत में मिलेगा तो उद्योग लगेंगे, बेरोजगारी की समस्या भी हल होगी। इसी के साथ वैज्ञानिक मिट्टी और जलवायु में कौन सी फसल कैसे होगी इसके बारे में भी आसानी से अंदाज़ा लगा सकते थे। हरित क्रांति के कारणों की बात करें तो हम पाते हैं इसके प्रमुख कारण जो थे, भारत में पड़ रहे अकाल, बंगाल का अकाल जैसे, जिसमें 40 लाख लोग सिर्फ भुखमरी की वजह से मारे गए थे। और युद्ध की विभीषिका जो हुआ था, दो युद्ध, उनसे काफ़ी नुकसान हो चुका था पहले ही भारत को। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या, भारत में व्याप्त अशिक्षा इसका प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। शायद यही कारण था कि भारत की शुरुआती पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। और आइए अब बात करते हैं मतलब इसके सकारात्मक प्रभाव क्या रहे हरित क्रांति के। तो हरित क्रांति में फसल उत्पादन में बहुत जबरदस्त वृद्धि हुई। आज हम बिल्कुल निर्भर अपने आप में हैं, हम दूसरे देशों की मदद करते हैं। अभी नेपाल की बात कर लीजिए, भूटान की बात कर लीजिए, पाकिस्तान की बात कर लीजिए, तो भारत इन देशों को भी अनाज देने में सक्षम है। खाद्यान्न में आयात की कमी हुई,
हम बिल्कुल पहले निर्भर थे, अब हम दे रहे हैं दूसरे देशों को, और किसानों को लाभ हुआ, किसानों की आय बढ़ी इससे। किसान एक छोटा किसान ना रहकर मतलब उसके पास अब बेसिक सुविधाएं जुटने लगी थी, और औद्योगिक विकास हुआ। जब कृषि अब बढ़ी तो औद्योगिक विकास, ट्रैक्टर बनने लगे हमारे देश में, और केमिकल्स बनने लगे, और इम्प्लीमेंट्स बनने लगे जो कि कृषि में यूज़ होते हैं। इस तरह लोगों को रोजगार भी मिला। हाँ, तो सर जैसे जैसे ये सारी चीजें हुई, हर चीज के कुछ फायदे भी होते हैं और साथ ही साथ नुकसान भी। तो इसके फायदे नुकसान हमने सब जान लिए। तो अगर मैं बात करूँ, ये सारी चीजें धीरे धीरे एक कह सकते हैं पेस्टिसाइड और बहुत हार्मफुल केमिकल्स है जो हमारे लिए और हमारे देशवासियों के लिए बहुत हानिकारक है। तो अगर हम बात करें तो जैविक खेती की बात करें तो उस पर कुछ कहिए। तो मैडम हम आपको बताना चाहेंगे कि जो रासायनिक खेती और जैविक खेती में मृत और जीवित का अंतर है। रासायनिक खेती में रसायनों और कीटनाशकों का इस्तेमाल, जमीन की उर्वरकता शक्ति खत्म हो जाती है, भूजल स्तर नीचे गिर जाता है, उससे फसल चक्र बदल जाता है, और इसी कारण किसान का रोजगार खत्म हो जाता है। ऐसे फसलें स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती हैं, जिससे शरीर में ताकत नहीं मिलती, कई बीमारियां होती हैं। यही कारण है कि आज संपूर्ण विश्व में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती फसल उत्पादन का एक प्राचीन पद्धति है, हमारे पूर्वज इसको करते थे। जैसे कि आप ऑर्गेनिक खेती के नाम से भी जानते हैं इसे, ऑर्गेनिक खेती आज की प्रेजेंट टाइम में हम इसे ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानते हैं। जैविक खेती से आपको याद दिला रहा हूं मैं कि हाल में आपने समाचार में सुना होगा कि सिक्किम भारत का पहला राज्य है जो कि पूर्णतः जैविक खेती की जाती है वहाँ पर। दरअसल जैविक कृषि में फसलों का उत्पादन में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसलों के अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों के माध्यम से पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस प्रकार की खेती में प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों को कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे नीम बेस्ड आजकल बहुत सारे पेस्टिसाइड्स आ गए हैं, नीमिसाइड और अलग अलग नाम से आ गए हैं, और जो कि हमें हमारे शरीर को नुकसान नहीं करते हैं। और नहीं तो आपने देखा होगा पंजाब में कितने बड़े एरिया में कि लोग बाग कैंसर से पीड़ित हैं। उसका प्रमुख कारण था ये पेस्टिसाइड का अत्यधिक यूज। जैविक खेती पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने में मतलब हमारे लिए बहुत सहायक होती है, भूमि में नमी बनाने के लिए सहायक होती है। जैविक खेती से होने वाले मैडम अब लाभों की बात करें हम, तो जो कृषकों की दृष्टि से अगर हम देखते हैं लाभ, तो भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई का अंतराल बढ़ जाता है। मतलब पहले हमें जल्दी जल्दी सिंचाई करनी पड़ती थी, अगर हम जैविक खाद यूज़ करते हैं तो इसका अंतराल बढ़ जाता है, तो हमारा पानी भी कम लगता है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने लगती है। फसलों की उत्पादकता में बहुत वृद्धि तो नहीं होती मगर वृद्धि होती है धीरे धीरे। अब हम मिट्टी की दृष्टि से देखें तो जैविक खाद का प्रयोग में भूमि की गुणवत्ता में सुधार रहता है, उसके टेक्सचर में सुधार जाता है, उसकी बनावट, शेप में, और न्यूट्रिएंट्स तो मिल ही रहे हैं उसको उस खाद से, और भूमि की में जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसे हम कहते हैं, और भूमि में पानी का वाष्पीकरण कम होता है अगर हम इस खाद का यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक खाद का। क्योंकि अगर हम वैसी खाद का यूज़ करेंगे तो पानी बहुत जल्दी उड़ता है। तो ये और पर्यावरण की दृष्टि से भी इसमें बहुत सारे लाभ हैं। भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है, नीचे से बढ़ता रहता है पानी। मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी होती है। कचरे का उपयोग हो जाता है, घरेलू कचरे का उपयोग हो जाता है, किचन का जो वेस्ट बचा हमने उसका यूज़ किया खाद बनाने में। और इससे आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि मतलब हमें हमारे समाज में तो आसपास की बीमारियां, अगर हम कचरा साफ कर देंगे तो बीमारियां भी हम ऑब्वियस सी बात है कि हमारे यहाँ कम हो जाएंगी। फसल उत्पादन की लागत में कमी हो जाती है, क्योंकि फसल लागत वैसे तो बहुत बड़ी लागत होती है कि हमें इतना पेस्टिसाइड लाना है, इतना खाद लाना है, इतनी पानी की व्यवस्था करनी है, सिंचाइयाँ करनी है, तो वो बहुत चीज़ें कम हो जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा में जैविक उत्पाद की गुणवत्ता मतलब बहुत खरा उतरना हम भी मतलब एक बहुत बड़ी वो है। और हम जल्दी ही इसमें हमारा देश बहुत जल्दी हम बहुत सारे स्टेटों को हम जैविक कर लेंगे, और उत्तराखंड में भी जैविक पे ही बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, तो जो सर सरकार की स्कीम्स है जैविक खेती से संबंधित, जहाँ तक बात है सरकार इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, और ये आपको उसमें सरकार की जो उत्तरांचल गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर भी आपको देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक बोर्ड बनाया है इन्होंने, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा भी दे रहे हैं। इसी तरह हम अपने राष्ट्र में जाते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर भी ऑर्गेनिक बोर्डों का गठन किया जा चुका है, और वहाँ बहुत सारी स्कीम हैं जो फार्मर्स जिन्हें ले सकते हैं और जिसका लाभ ले सकते हैं। यानी कि मतलब खाद बनाने की पूरी टेक्निक दी जाती है,
केंचुए खाद जिसे हम वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं, और गोबर की खाद के लिए तो आपने देखा ही होगा कि गांव में गड्ढा बना के 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा गड्ढा और 5 मीटर लंबा गड्ढा, जिसमें पॉलीथीन बिछाकर गोबर की खाद डालकर, घास फूस डालकर, किचन का वेस्ट डालकर को पैक कर दिया जाता है 2 महीने के लिए, ऊपर से लकड़ी लगाकर गोबर का लेप करके, और उससे फिर खोदा जाता है और फिर उसमें पानी डाल के फिर उसको, तो इस तरह से ये 90 दिन में हम वाली खाद तैयार कर सकते हैं। और केंचुए की खाद के लिए केंचुए सरकार प्रोवाइड करा रही है, और किस तरह से किया जाता है इसकी पूरी टेक्निक्स किसानों को सिखाई जा रही है, और इससे किसान लाभान्वित भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली सिखाया जा रहा है, किसान कर रहे हैं। और आपकी बात करते हैं हम कि जो शहर हैं, लोगों ने इसको रोजगार के रूप में भी अडॉप्ट कर लिया है। लोग बाग 1-1 किलो की पैकिंग बना रहे हैं, शहरों के लिए 2-2 किलो की पैकिंग बना रहे हैं, और हम अपने घरों में गमलों के लिए बाहर से खाद लाते हैं, गोबर की खाद, जिससे कि बहुत मतलब प्रदूषण भी नहीं होता है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, और लोग बाग इससे अच्छा पैसा कमा रहे हैं और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत सुरक्षित है। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया हमको। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे 91.2 FM बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी के संग। तो हम उम्मीद करते हैं हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप अपने विचार सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारा YouTube, Facebook और Instagram पेज भी है, तो उसके माध्यम से भी आप अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।